चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इनफाइनाइट शीट की। लास्ट क्लास में हमने डिस्क के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला था कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन भी किया था कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन, अगर मैं इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो रूट से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स आएगा, अंदर बच जाएगा एक्स आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमारा नया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क आ जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। फिर हमने एक बात लिखी थी कि अगर r की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो x के कंपेयर में, मींस डिस्क की रेडियस जो है वह उसकी डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो इनके अगर स्क्वेयर्स को कंपेयर किया जाए तो r स्क्वायर और भी ज़्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू x स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि यह वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। यह डिफरेंस जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा यह डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज होता जाएगा। उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है वह बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन लें कि आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू इनफाइनाइट को अचीव करे, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई कंडीशन ले लें कि यार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई ले लिया और x बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कम ले लिया, तो ये पावर का स्केल तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये पॉइंट्स की फॉर्म में आएगी। अगर mm माइक्रोमीटर की बात करें तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो रेशियो हमारा 10⁻⁴ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। तो हम मान सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट इनफाइनाइट हो गया और हम ये कह सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट क्या होगा, 0 के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। मीन्स हमारी यहाँ पे 1 माइनस 10⁻⁻ माइनस अगर 15 आए तो ना के बराबर ही घटाना हुआ ना, तो हम कह सकते हैं इस टर्म को नेगलेक्ट किया जा सकता है। मीन्स 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 पुट किया जा सकता है। तो हमारा इस केस के लिए, इस एक्सट्रीम केस के लिए ई ड्यू टू डिस्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। और यह कौन सा केस है, जिस केस में x की वैल्यू बहुत ज़्यादा माइन्यूट होगी और r की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। अब इस सिचुएशन को अगर देखें, जैसे ये बोर्ड ही आप कंपेयर कर लो कि ये सर्कुलर बोर्ड है, इसके किसी एक पॉइंट पे यानी इससे थोड़ा सा आगे मैं एक पॉइंट लूँ तो इसके कंपेयर में तो यह बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई शीट। तो सेम टू सेम अगर r और x का रेशियो हमारा इनफाइनाइट को अचीव करेगा तो वह डिस्क हमारी बिहेव करेगी एक इनफाइनाइट शीट के तरीके से। मीन्स अगर हम रेडियस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई कर देते हैं तो ये हमारी डिस्क बन जाएगी इनफाइनाइट शीट की। यानी यह जो रिजल्ट आया है यह रिजल्ट इसका आया है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। ये एक शीट बना ली सपोज, प्लस सिग्मा इसके ऊपर, ये इनफाइनाइट है हर डायरेक्शन से। इस शीट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी अगर पॉइंट पे हम अचीव करें, इसके फ्रंट फेस के आगे या बैकवर्ड फेस के पीछे, तो इसकी वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। यानी यह वैल्यू इसके आगे वाली डिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रही। मीन्स इनफाइनाइट शीट के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आती है, इसमें फर्स्ट बात ये नोट करने लायक है कि यह इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, यह डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात ये, अगर डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करेगी तो मैं पॉइंट अगर यहाँ लूँ चाहे थोड़ा सा और आगे लूँ वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। यानी इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी
यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारी यूनिफॉर्म होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसकी कोई स्पेशल डेरिवेशन तो है नहीं, वैसे अगर हायर लेवल में आप जाके देखो तो इसकी एक डेरिवेशन भी मिलती है, लेकिन ये हमने अपना फार्मूला समझने के लिए डिस्क के फॉर्मूले को यूज़ किया है, न हमारे बोर्ड लेवल के बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारी ये डेरिवेशन सिलेबस में है, और न हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारे लिए इसकी डेरिवेशन फ़ायदेमंद रहेगी। इसीलिए हमने इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन करके इसकी वैल्यू निकाल ली है हमने, और यही हमारा इनफाइनाइट सीट के कारण बन गया है। जैसे इसके एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। दो शीट दे दी गई जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा और माइनस का 2 सिग्मा है। ये दो इनफाइनाइट शीट है। शीट का साइड व्यू मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, और हमसे पूछ लिया जाएगा कि पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर और पॉइंट सी के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो कितनी होगी। जब भी हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो हम डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्शन हमारी ये होगी कि पॉजिटिव है, इतना तो हम भी जानते हैं, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड उससे अवे होता है। अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव के कारण उसकी तरफ होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तब भी हमने ये बातें नोट में लिख ली थी इंपॉर्टेंट पॉइंट में। अब हमें यहाँ पर डायरेक्शन लगानी है प्लस माइनस की, यानी अगर मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानता हूँ तो मेरे को ये डायरेक्शन नेगेटिव माननी पड़ेगी। ये मैंने एज्यूम कर लिया स्टार्टिंग के अंदर। अब मैं ए पॉइंट के ऊपर फर्स्ट और सेकंड दो हमें सीट दे रखी है। फर्स्ट सीट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी? ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से तो अवे होती है, तो पॉजिटिव से अवे इस साइड होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E1। सेकंड ये क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ होती है, टुवार्ड्स द नेगेटिव पॉइंट चार्ज या टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज शीट, हमेशा नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आती है। तो E2 हमारा इस डायरेक्शन का हुआ। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर EA जो होगा हमारा, E1 तो नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में आया है इसका रिजल्ट, और E2 हमारा पॉजिटिव होगा। और फॉर्मूले के अंदर जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं चार्ज डेंसिटी की, हमेशा मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करते हैं। मीन्स E1 जो हमारा आएगा, E1 की वैल्यू क्या होगी? E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो माइनस का सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। E2 इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज से मिलके बनी हुई है, लेकिन हमें तो इसका मैग्नीट्यूड ही पुट करना है ना, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा कि 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको सोल्व करोगे तब आ जाएगा रिजल्ट हमारा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा रिजल्ट आया है पॉजिटिव। पॉजिटिव रिजल्ट आने का मतलब इस डायरेक्शन के अंदर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, यानी ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वह ये होगी फाइनल EA। अगर नेगेटिव आता तो हम कहते नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारा EA आ गया कि ए पॉइंट के ऊपर क्या होगी। सेम टू सेम बी पॉइंट पे देखेंगे, पॉजिटिव क्या करेगा? अवे फ्रॉम, यानी E1 इस साइड आएगा, इससे अवे होगी इसकी डायरेक्शन। सेम टू सेम ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, तो E2 भी इसी डायरेक्शन में होगी, और दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो EB की वैल्यू जो हमारी आएगी वह होगी E1 प्लस E2 के बराबर, यानी दोनों की दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एडअप हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पहले की क्या है? सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आ जाएगी। सेम टू सेम अगर EC की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट C, तो पॉजिटिव क्या करेगा? अपने से दूर भेजेगा, और नेगेटिव क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। ये दो हो गई। अब हमारा C के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा?
E1 तो पॉजिटिव है और E2 हमारा नेगेटिव है। E1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट और E2 की वैल्यू 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। ये दोनों रिजल्ट पॉजिटिव है, मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इस साइड होगी। फाइनल रिजल्ट हमारा नेगेटिव आया तो सी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा इस साइड होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप डिसाइड कर देंगे फाइनल रिजल्ट को कि किस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आएगी, और मैग्नीट्यूड हम निकाल ही लेते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। जैसे कई बार क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी न दे के हमें डायरेक्ट चार्ज दे दिया जाता है। इतना तो हमने स्टार्टिंग में ही जब ये स्टार्ट किया था कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है चार्ज अपॉन इट्स एरिया, एरियल चार्ज डेंसिटी, ये हमने पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमें चार्ज डेंसिटी न दे के ये कह दिया गया कि एक शीट थी जिसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी ना, तो उस थिकनेस के एक साइड तो हमने Q1 चार्ज मेंटेन किया और दूसरी साइड हमने Q2 चार्ज मेंटेन किया, और इसका एरिया शीट का A था। A एरिया पे हमने Q1 चार्ज मेंटेन किया और दूसरी साइड हमने Q2 चार्ज मेंटेन किया। दोनों के दोनों पॉजिटिव थे और हमसे पूछ लिया कि इस A पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो इसके कारण चार्ज डेंसिटी अलग होगी, इस साइड के कारण चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 जो होगी हमारी वह Q2 डिवाइडेड बाई A होगी, और इस साइड वाली चार्ज डेंसिटी जो होगी वह होगी हमारी सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई A के बराबर होगी। ये सेम टू सेम आपके थ्योरी नोट्स जो आपको फर्स्ट लेक्चर के साथ दिए गए थे PDF फाइल, उसमें एक एग्जाम्पल भी है सेम टू सेम। तो A के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, यानी अब हमारे लिए एक टाइप से ये दो प्लेट्स हो गई, दो सीट हो गई। एक तो एक की डेंसिटी हमारी Q1 बाई A है और दूसरे की डेंसिटी हमारी Q2 बाई A है, और दोनों के दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पहले के कारण और दूसरे के कारण दोनों एडअप हो जाएगी। मीन्स Q2 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नोट प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नोट आ जाएगी। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नोट वैल्यू आ जाएगी हमारे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड की। यानी अगर सिग्मा दे दिया जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज करो, अगर चार्ज दे दिया जाए तो उसका एरिया भी गिवन होगा, फिर हम उससे सिग्मा बनाकर फिर यूज कर लेंगे। तो इस टाइप से हमें ये सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी है। अगर इसी का ही एक छोटा सा IIT लेवल का न्यूमेरिकल्स करें, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल से छोड़ा जाता था। तो इसके लिए हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g होता था ना। g क्या था? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमने मैक्सिमम हाइट निकाली थी। मैक्सिमम हाइट आई थी हमारी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g के बराबर। फिर हमने निकाली थी हॉरिजॉन्टल रेंज की कितनी दूरी पे जाके पड़ेगा, तो वह आया था हमारा 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा मानो या फिर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g के बराबर आई थी वैल्यू। अब हमें ये कह दिया गया कि एक इनफाइनाइट शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी हमें दे दी सिग्मा और ये पॉजिटिव है। यहां से एक माइनस क्यू का चार्ज पार्टिकल u वेलोसिटी से फेंका जाता है, यानी चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव क्यू है, उसको u वेलोसिटी से फेंका जाएगा। इसका मास भी दे देते हैं कि m मास का पार्टिकल और थीटा एंगल से फेंका जाता है।
फिर हमसे पूछ लिया जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करो कितनी होगी। ये तीनों की तीनों बातें कैलकुलेट करो। u है हमारे पास, थीटा है, बस बात रह गई g की। तो हमने यहाँ पे एक शीट ली है। शीट का मतलब यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड g था वह g न लगकर कोई और एक्सेलेरेशन लगेगा। हमें वह एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है और ये सारी की सारी बातें हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए ये क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। इतना हम जानते हैं कि इस शीट के कारण इसके ऊपर की साइड लो चाहे नीचे की साइड लो, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो यह पार्टिकल सपोज यहाँ आ गया है, घूमते घूमते इस साइड ऐसे आएगा, पैराबोलिक पाथ से चलेगा, सपोज यहाँ आ गया। इसके ऊपर चार्ज कितना है, -q है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा नेगेटिव और पॉजिटिव का। वह अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा हमारा, वह फोर्स किसके बराबर होगा, Q × E के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज था और यह एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के रीजन में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगा, उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगाएगा, वह फोर्स डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड फोर्स हमारा कितना आया, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड आया। और चार्ज कितना है हमारा Q, और इलेक्ट्रिकल फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये इतना फोर्स लगा। इसके ऊपर नेट लगने वाले फोर्स की वैल्यू हमारी हुई सिग्मा Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर। इस पार्टिकल का मास हमारा m और एक्सेलेरेशन a मान लिया, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई सिग्मा Q डिवाइडेड बाय 2m एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। यानी हम जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g यूज करते थे, यहाँ पर ग्रेविटी की तो बात ही नहीं हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात हुई है। वह g एक्सेलेरेशन है लगाकर अब इतना एक्सेलेरेशन लगाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी इस न्यूमेरिकल के अंदर। अब तो हमारी सारी की सारी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी कि 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g था, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें यूज करना होगा, जिसकी वैल्यू सिग्मा Q इंटू 2 × 2 4m एप्सिलॉन नॉट आएगा। सेम टू सेम ये वैल्यू आ जाएगी u² sin² थीटा बाय 2 × सिग्मा Q इंटू 2m एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगी u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g था, और g की जगह हम पुट कर देंगे कि सिग्मा Q इंटू 2m एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी इनफाइनाइट शीट की बात हुई। अब मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने सिलेबस में 2 टाइप की शीट पढ़ते हैं। इनफाइनाइट शीट तो हमने पढ़ ली, एक पढ़ते हैं कंडक्टिंग शीट और एक पढ़ते हैं नॉन कंडक्टिंग शीट। अब तक हमारी जो बात चल रही थी वह नॉन कंडक्टिंग शीट की थी। नॉन कंडक्टिंग शीट मतलब सारा का सारा चार्ज पार्टिकल चार्ज उस शीट के अंदर लाई करता था। लेकिन कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी। वह प्रॉपर्टी ये है कि जितना भी उसे चार्ज दे दिया जाए वह सारा का सारा चार्ज अपनी सरफेस पे ले जाता है, अंदर कुछ भी चार्ज नहीं रखता। यानी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो पूरा का पूरा चार्ज उसकी पूरी पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होगा, जिसके कारण हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट हमारा कितना आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया। अब बात करेंगे हम कंडक्टिंग शीट की। ये जो डेरिवेशन हमने प्रूफ की थी डिस्क को ही थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर लिया और हमारी एक नई डेरिवेशन बन गई। इस चैप्टर में हम आगे गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ के अंदर क्या होगा कि इनकी डेरिवेशन बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगी, यानी ये फॉर्मूले जहाँ से आए हैं ना वो बिल्कुल 2-3 लाइन के अंदर हमारे पास ड्राइव होके आ जाएंगी। तो अब बात करते हैं कंडक्टिंग शीट की। कंडक्टिंग शीट का फॉर्मूला भी मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताऊंगा, बट इसकी डेरिवेशन जिस टाइम वह टॉपिक करेंगे उसी टाइम आपको मिल जाएगी।
तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस टाइप से है, एक बार समझ लो इसकी बात को, कि शीट चाहे कैसी भी हो उसकी थोड़ी बहुत तो थिकनेस होगी ना। यानी मैंने एक शीट अज्यूम की है कि इस टाइप से एक इनफाइनाइट शीट थी, उसकी थिकनेस बिल्कुल पतली थी, मैंने उसको जूम आउट करके इतनी बड़ी उसकी थिकनेस बना ली। अब इस कंडक्टिंग शीट को जितना चार्ज दिया जाएगा वह उसकी सरफेस पे चला जाएगा। वह उसकी सरफेस पे आ गया। अब अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? हमने इसको चार्ज दिया जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, और हमें कह दिया गया कि पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ क्या होगा। तो यह चार्ज दोनों सरफेस पे आया, क्योंकि आउटर सरफेस पे आ जाता है। कंडक्टर की यह प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी चार्ज अपने पास अंदर नहीं रखता, सारा का सारा बाहर चार्ज रखता है। तो बाहर आ गया इनके चार्ज, तो इस साइड भी सिग्मा हो गई और इस साइड भी सिग्मा हो गई। तो ये हमारी फर्स्ट सरफेस मानो और ये हमारी सेकंड सरफेस मानो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 प्लस E2 दो के कारण होगा और दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में होगा, और वह कितना होगा? सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी कंडक्टर के कारण दोनों के दोनों साइड पे चार्ज आने के कारण कंडक्टिंग शीट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रहता है। यानी इस केस के अंदर हमारे E की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। अगर नॉन कंडक्टिंग शीट हुई तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। रीजन समझने के लिए सिर्फ इतना बताया कि इसके सरफेस पे चार्ज भेज देगा और जिसके कारण इसका डबल इफेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा फॉर्मूला उसके कंपेयर में वैल्यू हमारी डबल आ जाएगी। बट इसकी डेरिवेशन आपको गॉस लॉ के अंदर प्रूफ करने के लिए भी मिलेगी। तो हमें हमारे सिलेबस में दो टाइप की शीट पढ़नी है। जब भी न्यूमेरिकल में जिक्र किया जाएगा नॉन कंडक्टिंग शीट का, तो नॉन कंडक्टिंग शीट हमारी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। अगर बात करेंगे हम कंडक्टिंग शीट की तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है इसकी वैल्यू। ये सेम टू सेम उसी टाइप की बात है ना, जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था और अपनी शीट के अंदर भी वह एग्जाम्पल है कि इस साइड हमने Q1 चार्ज दिया, इस साइड हमने Q2 चार्ज दिया, तो दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा दोनों के कारण ऐड हो गया था। सेम टू सेम अब की बार सेम चार्ज दे रहे हैं तो सेम डेंसिटी सेम होगी। सेम डेंसिटी होने के कारण डायरेक्ट दोनों के दोनों डबल हो जाएंगे। डबल होने का मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डायरेक्ट लिख दिए गए हैं ताकि आप जब इस पूरे चैप्टर्स को कर लो तो रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। जैसे अगर दो पॉइंट चार्ज रख दिए, दो पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट चार्ज, और किसी एक पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पूछ लिया जाए, तो ऊपर वाले के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी नीचे आएगी, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बेस का और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो नीचे वाले का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों को कैंसिल कर देगा और ये एक कंपोनेंट एड अप हो जाएगा, तो 2E cos थीटा आ जाएगा। अगर सेम टू सेम दो की बजाय अगर 3 रख दिए जाएं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल मानो कि नीचे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड वाली एक एक्सिस के ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड देखना पड़ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? जैसे ये सेंट्रोइड पॉइंट था, सेंटर पॉइंट, यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी एक डायरेक्शन एक डिस्टेंस ऊपर देखना चाहूँ, तो इसके कारण एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, इसके कारण बेस का कंपोनेंट, इसके कारण भी एक बेस का कंपोनेंट बनेगा और सारे अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो वो हमारा 3E cos थीटा रहता है। ये हमारे थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, एडवांस की तैयारी के लिए इन फॉर्मूलों को यूज़ किया जाता है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो एक रिवीजन की टाइप से आप देख सकते हो, अदरवाइज हमारे काम की वैल्यू नहीं है ये। फिर हमने रिंग का केस लिया था कि रिंग के केस में सिर्फ बेस का कंपोनेंट आता है, उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, डायरेक्टली जो हमारे पास रिजल्ट आता है वही आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में ये याद रख लें, अगर बाई चांस हमें फॉर्मूला याद न आए तो उस केस में हम डायरेक्ट DE cos थीटा लिख देंगे कि इसके कारण जो DE आया था वह ये चाहे DE मान लो एक छोटे से पोर्शन के कारण DE का कोस कंपोनेंट और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये वो कंडीशन है जब हम फॉर्मूले भूल जाते हैं तो हम डायरेक्टली कैसे याद रखें इन वैल्यूज़ को, तो इस टाइप से हम वैल्यू याद रखते हैं।
इसके बाद डिस्क किया था। डिस्क के ये दो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, एक्स एक्सिस के कारण और वाई पे 0 होता है। इसी का ही एक स्पेशल केस हमने इनफाइनाइट चार्ज शीट बनाया था, तो उसके अंदर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की वैल्यू आ गई। फिर वायर का केस चला था, वायर के अंदर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन हमने ये चीज़ पढ़ ली। अगर इनफाइनाइट है तो दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो उस केस में हमारा ये रिजल्ट था। अगर सेमी इनफाइनाइट है यानी एक एंगल 0 है दूसरा एंगल 90 डिग्री है, तो उस केस के अंदर हमारे ई एक्स और ई वाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और वह k लैम्डा बाई एक्स हो जाएगा। फिर सिमेट्री अबाउट एक्सिस, ये बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर एक्सिस के अबाउट यानी ये जो हम एक्सिस ले रहे हैं इसके अबाउट अगर सिमेट्री हो, यानी ऊपर जितना वायर है उतना ही नीचे वायर हो, या सेकंड लैंग्वेज में मैं कहूँ ऊपर जितना एंगल है उतना ही अगर नीचे एंगल हो, तो हम क्या करेंगे। तो उस केस में θ1 θ2 तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला एडअप होकर कंपोनेंट बच जाएगा, तो ई एक्स की वैल्यू ये आएगी। या अगर ये वैल्यूज़ हमें याद नहीं रहती तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर सिमेट्री हो तो एक एलिमेंट के कारण आप छोटा सा इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेना, उसका कोस कंपोनेंट निकाल कर इंटीग्रेशन कर देना थीटा से ले, माइनस थीटा से थीटा लिमिट लगाकर, माइनस थीटा से थीटा लिमिट लगाकर इंटीग्रेशन कर देना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यानी बाई चांस अगर हम रिजल्ट भूल जाएं तो उस केस के अंदर इस एक छोटी सी बात से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बात हर बार यूज़ हो रही है, यानी हमेशा एक्स डायरेक्शन का ही कंपोनेंट बचता है जब भी सिमेट्री हो। जैसे यहाँ पर सिमेट्री हो तो कोस का कंपोनेंट बचा, ये भी एक टाइप की सिमेट्री थी तो कोस का कंपोनेंट बचा था। इस टाइप से हमें चलना, और यहाँ पर भी तो सिमेट्री है ना, दोनों साइड कोस के कंपोनेंट है। दो अलग अलग सिस्टम है तो डबल हो गए कंपोनेंट, यहाँ पर तीन अलग अलग सिस्टम है तो बेस का कंपोनेंट कोस की फॉर्म में ट्रिपल हो गया। अगर 3 के बजाय 4 का केस आ जाए, जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि ये एक स्क्वायर की फॉर्म में मानो 4 सेम चार्ज रख दिए जाएं, इक्वल चार्ज और इक्वली मैग्नीट्यूड के लाइक चार्ज, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है उसकी किसी भी एक्सिस पे अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहूँ तो मैं निकालूंगा एक के कारण निकाल लूँगा, और उसका जो एंगल बन रहा है ना उस एंगल का कोस कंपोनेंट ले लूँगा और 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 चार्जेस के कारण आ जाएगा। अगर ये रेगुलर पेंटागन हेक्सागन होता तो भी हम यही करते, 5 से और 6 से मल्टीप्लाई करके इन चीज़ों को हम फाइंड कर लेते। तो ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो।